वक्फ बोर्ड के नाम पर आजकल काफी हल्ला हो रहा है। क्या वाकई केंद्र की सरकार देश के मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाओं को टारगेट कर रही है या फिर मामला कुछ और है? चलिए इकोनॉमिक टाइम्स के लेख के आधार पर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, इसलिए आपको पता होगा गुरुवार को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर के किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया था। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. इस बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया और मुस्लिम संगठनों का भी ये कहना रहा कि भाई सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। लेकिन क्या वाकई यही मामला है? पूरे मामले में वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है खुदा के नाम पर परोपकार का काम करना, जिसमें आप दान कर सकते हैं। इसमें चल और अचल संपत्तियां शामिल होती हैं और आपकी कोई भी धन दौलत जो भी दे दें, जो चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन एक बार जो कुछ भी आप संपत्ति वक्फ घोषित कर देते हैं, वो संपत्ति फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। मतलब वक्फ हुई जमीन को दोबारा बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। अब ये वक्फ बोर्ड क्या है? इसमें जो वक्फ बोर्ड जिसके नाम पे सही मायने में हल्ला हो रहा है, वो वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति के मैनेजमेंट के काम का लेखा जोखा रखती है, उसकी देखरेख करती है। ये एक लीगल एंटिटी है। हर राज्य में वक्फ बोर्ड मौजूद है। राज्यों में इस बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है और देश में सिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड इस समय है, जिसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड को मिलाकर कुल 32 वक्फ बोर्ड भारत में मौजूद है। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती है और ये प्रॉपर्टीज जमीन के लिहाज से 9.4 लाख एकड़ एरिया में मौजूद है, जो कि भारत में रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्तियों पर हक रखती है। वक्फ की जमीन पर ज्यादातर मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। वक्फ बोर्ड कानून जो बना है वो क्या कहता है? देखिए, इसकी शुरुआत जाननी जरूरी है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव भेंट कर दिए थे और यहीं से भारत में वक्फ परंपरा की शुरुआत हो गई थी। हालांकि अंग्रेज आए तो उनके दौर के टाइम में इस मामले को, इस सबको खारिज कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ परंपरा को फिर से बरकरार रखा गया। दरअसल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम लोग अपनी चल संपत्तियां तो ले गए जिन्हें ले जाया जा सकता है, लेकिन अचल संपत्तियां यानी मकान, खेत, खलियान, दुकानें, ये सब पीछे छूट गए। और तब 1954 में कानून बनाकर इस तरह की सारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। 1954 के बाद दूसरी बार 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान कानून में थोड़ा संशोधन हुआ और आखिरी बार साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसे बड़े बदलाव किए गए जिससे वक्फ बोर्ड के पास अथाह ताकत आ गई और वहीं से परेशानी की शुरुआत हो गई। अब ये जो नया बिल पेश किया गया है 2024 में, ये क्या कहता है? वक्फ बोर्ड की असीमित ताकतों को सीमित करने का प्रावधान इसमें दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रहेंगे, गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों का शामिल होना भी अनिवार्य कर दिया है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर अगर अपना दावा ठोकना है तो उससे पहले दावे का वेरिफिकेशन करवाना होगा। अभी तक मस्जिद या फिर इसी तरह की कोई धार्मिक इमारत बने होने पर वो ज़मीन वक्फ अपने आप से घोषित हो जाती थी, लेकिन अब मस्जिद बने होने के बावजूद उस ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाना होगा। भारत सरकार की सीएजी के पास अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास भी दर्ज कराना होगा ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच की जा सके। वक्फ की संपत्तियों पर दावेदारी के मसले को भारत की अदालत में चुनौती दी जा सकेगी और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड
नहीं कर सकेगा, बल्कि अदालत का करा जाएगा। अदालत का ही फैसला मान्य होगा। अब इसमें विवाद क्या है? वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें यह था कि इसके तहत वक्फ बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर वक्फ बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा भी पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है, तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज तो करा सकता है, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। मतलब इसमें कटघरे में भी वक्फ बोर्ड ही है और फैसला भी वक्फ बोर्ड को ही लेना है। तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि ऐसे फैसलों में वक्फ बोर्ड के फेवर में ही फैसला जाएगा। अब क्योंकि कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है, तो हमेशा ही वक्फ की रहने वाली है। इस वजह से कई सारे विवाद सामने आए हैं। जैसे 2022 का एक मामला है। तमिलनाडु के अंदर वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदूर गांव पर अपना दावा ठोक दिया और उसे वक्फ घोषित कर दिया। बेंगलुरु में एक ईदगाह विवाद है। इस पर 1950 के वक्त से संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। यहां तक कि सूरत नगर निगम भवन को भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क ये दिया जाता है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये वक्फ है। इसी तरह कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, बेंगलुरु के आईटीसी विंडसर होटल के लिए भी वक्फ भूमि होने का दावा है। इसका अर्थ ये निकलता है कि मुगल टाइम में सारा भारत मुगल साम्राज्य के अंडर आता था। अब जहां जहां भी मुगल साम्राज्य फैला था, वो सारा आज के टाइम के हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीन है। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी? अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in terms 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहां से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को। मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? इन्हीं विवादों के कारण पिछले 2 साल में देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में 120 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से तकरीबन 15 से ज्यादा तो मुसलमानों की ओर से की गई हैं। दायर की गई याचिकाओं में मुसलमानों की तरफ से याचिकाओं पर ताजुब होता होगा, लेकिन कारण ये है कि उनकी ज़मीनों पर वक्फ के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और बाकी जो अल्पसंख्यक धर्म देश में मौजूद हैं, उनमें ऐसे कोई कानून लागू नहीं होते। फिर यहाँ ऐसी स्पेशल फैसिलिटी क्यों दी जा रही है? ये एक पक्ष है जो वक्फ की खामियों को दिखाता है, लेकिन बीबीसी में छपे लेख के आधार पर एक पक्ष ये भी कहता है कि अगर इस बिल को पास करके कानून बना दिया गया तो वक्फ की संपत्ति में भारी कमी आ जाएगी, क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।
देश के कई हिस्सों में वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में अवैध रूप से कब्जाई गई हजारों एकड़ की संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। इस बदलाव से उन बड़े कारोबारियों को भी फायदा होगा जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो ये सब देखकर उन्हें लगता है कि ये कानून इन्हीं की मदद के लिए लाया जा रहा है। तो ये है पूरा मामला। फिलहाल विपक्ष के विरोध को देखते हुए इस बिल को खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव सामने रखा है। यानी कि अब इस बिल की खूबियां और खामियां देखने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और उसकी सिफारिश के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि इस बिल का भविष्य क्या होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई शिकायत हो तो अनकवर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर मुझे आपके सवालों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।